इस लेक्चर में एटॉमिक नंबर 10 नियॉन के बारे में बात करेंगे। कैपिटल एंड स्मॉल ई ये बेसिकली एक इनर्ट गैस है और ये यदि लाइटेस्ट के फॉर्म में देखेंगे इनर्ट गैस में तो ये दूसरे नंबर की लाइटेस्ट इनर्ट गैस है, ग्रुप नंबर 18 ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसको किंग ऑफ ग्लो भी कहते हैं। तो नियॉन के साइन बोर्ड्स काफ़ी यूज होते थे। मान लो किसी कंटेनर में हम लोग नियॉन गैस भर देते हैं और उस कंटेनर में इलेक्ट्रिक करंट को पास करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है ना, वो जो नियॉन गैस होती है ना वो ब्राइट रेड ऑरेंज कलर एग्जिबिट करती है, तो एक प्रकार से ग्लो करती है। तो ये नियॉन बेसिकली एक तरह से सिनोनिमस हो गए हैं ग्लोइंग साइन के। कई बार नियॉन का नहीं भी यूज होता है, कोई ग्लोइंग साइन बोर्ड होता है तब भी हम लोग बोलते हैं नियॉन लाइट्स। तो आपको पता है ये ग्रुप 18 का पार्ट है ना, मेंबर है। ये नोबल गैस होती है। तो नोबल गैस तो जनरली आपको पता है रिएक्ट नहीं करती आसानी से, है ना, किसी दूसरे एलिमेंट से कंपाउंड बनाने के लिए, और नॉर्मल कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं करती है। तो एक प्रकार से ये जो आपका नियॉन है ना, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स है में से है। यदि अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें तो बहुत रिलेटिवली स्कार्स है, 0.0018% है, ठीक है, लेकिन स्टार्स में काफी एबंडेंट है ना, क्योंकि स्टेलर न्यूक्लियो सिंथेसिस के वक्त काफी नियॉन उसमें बनता है। तो हम लोग ये बेसिकली देखेंगे कि हीलियम के बाद ये सेकंड लाइटेस्ट नोबल गैस है और इसका यूटिलिटी क्रायोजेनिक्स में बहुत होता है और हाई वोल्टेज इंडिकेटर्स के रूप में भी होता है। क्रायोजेनिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ मटेरियल होता है, बहुत कम टेम्परेचर पे, है ना, मटेरियल की स्टडी करते हैं ना, वो क्रायोजेनिक्स होता है। और नियॉन को हम देखेंगे रेफ्रिजरेशन में भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन उस केस में हम लिक्विड नियॉन को यूज करते हैं और ये बेसिकली लिक्विड हीलियम और लिक्विड हाइड्रोजन से अधिक एफिशिएंट होती है कई केसेस में। नियॉन लाइट्स बहुत कम एनर्जी को यूज करती है, इसलिए वो एनर्जी एफिशिएंट होती है, ठीक है, और इसीलिए नियॉन साइन बोर्ड्स की यूटिलिटी बहुत अधिक है। नियॉन को 1898 में डिस्कवर किया था विलियम रैमसे ने और मॉरिस ट्रेवर्स ने, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, ये जो हवा में एयर है ना उसको उन्होंने लिक्विफाई कर दिया था, मतलब ये हवा में जितनी भी पूरी एयर है ना उसको सीधे सीधे लिक्विड स्टेट में ले गए। फिर उस लिक्विड एयर को धीमे धीमे वार्म किया। तो जैसे जैसे उन्होंने वार्म किया ना धीमे धीमे, तो अलग अलग जो भी गैसेस हैं एयर में, है ना, वो धीमे धीमे सेपरेट आउट हो गई हैं। तो एक तरीके से आप लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा था ना, समझ लो कुछ वैसे ही कुछ। इज दिस पॉइंट क्लियर?